हेलो एवरीवन। तो हमारी स्टैटिक की सीरीज़ चल रही है जो आपको बहुत पसंद आ रही है। तो स्टैटिक का ही ये थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर 3। तो जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और बहुत डिटेल्ड में इनका मैं बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। आपको फिर से ये वीडियो पसंद आने वाली है और पक्का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से फंसेगा और आप देखोगे कि मैंने 2 पार्ट कराए हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट कराए हैं और 2 पार्ट में आप देखोगे कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या कह रहा है कि गंगूबाई हंगल और प्रभा आट्रे जो है वो एक्सपोनेंट्स थे किसके, मतलब क्या चीज़ के, कौन से घराने के एक्सपोनेंट्स थे। तो देखो सबसे पहली बात घराने की अगर मैं बात करूं, घराना, देखो घराना का सिंपल सा मतलब होता है, इसका मतलब है घर, ठीक है, घर, हाउस। तो इसमें देखो होता क्या है कि ये एक तरीके का क्या होता है कि जैसे एक तरीके के सोशल तौर पे, जैसे जो हमारे म्यूजिशियंस वगैरह होते हैं, मतलब जो आर्ट करते हैं या डांस वगैरह वाले होते हैं, उनको क्या होता है कि एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा करके उनकी एक तरीके की कम्युनिटी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जैसे कई सारे म्यूजिशियंस होंगे, डांस वाले भी होंगे, तो इस तरीके की जब एक तरीके का ग्रुपिंग बनता है तो उसको हम नाम दे देते हैं, क्या, घराना नाम दे देते हैं। जैसे जिसके अंदर कई तरीके के स्टाइल्स होते हैं, लाइक ख्याल हो गया, मतलब जो ख्याल गाते हैं, सिंगिंग ख्याल्स, तो इस तरीके का रहता है। कहने का मतलब ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होती हैं कि बहुत सारे फेमस फेमस एक्सपोनेंट्स मतलब पर्सन्स रहेंगे, जो कोई गाना गाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इस तरीके का उनका क्या है, ग्रुप है, ठीक। तो अलग अलग तरीके के इनकी ग्रुपिंग है। जैसे अगर मैं देखूं तो एक होता है किराना घराना, ठीक है, एक है ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना, ठीक है। और इसी तरीके के कथक के भी घरानाज हैं, जैसे लखनऊ का कथक घरानाज है, जयपुर का कथक घरानाज है। तो इस तरीके के बहुत सारे घरानाज हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है। एक तो सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछता है कि जैसे वो क्या दे देगा कि ऐसे दे सकता है कि ये एक घराना है। जैसे हमारे किराना घराने की ही बात करते हैं, किराना घराना है, तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई किराना घराना जो है इसके फाउंडर कौन है, ठीक। तो आपको इसको बताना है। किराना घराना के जो फाउंडर हैं वो है उस्ताद अब्दुल खान। कौन है? उस्ताद अब्दुल करीम खान। क्लियर है? उस्ताद अब्दुल करीम खान और उसके साथ में उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, मतलब इन दोनों ने ही क्या करा था, ये जो घराना है, घराने की शुरुआत करी थी, घराने को चालू किया था, ठीक। तो अगर मैं मतलब इसके फीचर्स की बात करूं तो थोड़ा सा क्या होता है कि हर एक घराने का फीचर, मतलब कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे डांस में क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें अलग होती है जिसकी वजह से वो डांस पूरा अलग हो जाता है। जैसे किसी में हैंड गेस्चर अलग होता है, किसी में क्या होता है कि फेशियल एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरीके से घराने में भी छोटे छोटे फीचर्स होते हैं। तो जैसे किसी का गाने का तरीका अलग होता है, कोई स्लो गाता है, कोई बहुत हाई पीक पे गाएगा, तो इस तरीके के फीचर्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो किराना घराना होता है, ये क्या करते हैं ना, जैसे इनका स्लो टेम्पो रहता है, मतलब बहुत स्लो स्पीड में गाएंगे, बहुत डेप्थ इमोशंस इनके रहेंगे। इस तरीके के इस घराने की क्या है, खासियत है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखोगे क्या, फाउंडर। जैसे उस्ताद अब्दुल करीम खान इनके फाउंडर थे, और कौन थे, उस्ताद अब्दुल वाहिद खान इनके फाउंडर थे। किराने घराने में कुछ फेमस एक्सपोनेंट्स या कह सकते हो कि आप पर्सनैलिटी थी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ ही गया है, गंगूबाई हंगल एंड प्रभा आट्रे, ठीक है। तो इसके साथ में और कौन कौन थे, इसके साथ में आप याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछी है, वो है भीमसेन जोशी, ठीक है ना। तो भीमसेन जोशी भी क्या थे, इसी घराने से बिलोंग करते थे। भीमसेन जोशी हो गया। कमेंट में मेरे को बताओ तो ये भीमसेन जोशी किस लिए फेमस थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया कि मेन आपने याद कर लिए कि आप याद रख सकते हो मानिक वर्मा, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। भीमसेन जोशी तो आई थिंक सभी याद करके रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट घराना देखते हैं, घराना नंबर 2, वो है क्या, ग्वालियर घराना। कौन सा घराना है, ग्वालियर घराना, ठीक है। तो अब इस ग्वालियर घराने की सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सबसे पुराना घराना है, ये आप याद रखोगे, ओल्डेस्ट घराना। अगर कोई पूछता है कि ओल्डेस्ट घराना कौन सा है तो आप क्या कहोगे, ग्वालियर घराना ओल्डेस्ट घराना है, ठीक है ना।
तो अगर हम इसके किसकी बात करें, फाउंडर की बात करें कि भाई इस घराने की स्थापना किसने करी थी, ठीक है ना, तो इस घराने की स्थापना करी थी नथन, ठीक है ना, इन्होंने करी थी नथन पीर बख्श। इन्होंने क्या करी थी, इस घराने की स्थापना करी थी और इनके कुछ ग्रैंडसन्स थे लाइक हड्डू खान, हस्सू खान, उन सबों ने मिलकर इस घराने की स्थापना करी थी। तो इस घराने के जो फेमस पर्सन्स हैं, मतलब जिनका पूछ सकता है, वो कौन कौन है, जैसे एक है विष्णु दिगंबर पालुस्कर, ठीक है, एक है कृष्णा राव शंकर पंडित, क्लियर है, एक है मालिनी राजूकर। तो ये कुछ हैं जो पूछ सकते हैं, एक है वीना सहस्रा बुद्धे, ठीक है। तो ये कुछ घराने के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक। तो सेम इसी तरीके से एक घराना है जो है आगरा घराना, ठीक है। आगरा घराने की अगर मैं बात करूं तो इसके फाउंडर मेनली हैं कौन, हाजी सुजान खान, क्लियर है, कौन है, हाजी सुजान खान। फाउंडर आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर हम कुछ फेमस एक्सपोनेंट की बात करें जो पूछ सकता है, तो इसके अंदर एक फेमस एक्सपोनेंट है, वो है उस्ताद फैयाज खान, इनका पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक है उस्ताद विलायत हुसैन खान, उस्ताद विलायत हुसैन खान, ठीक है, ये फेमस एक्सपोनेंट है, बाकी और कुछ नहीं पूछ सकता है। फिर अगर मैं बात करूं एक और उसकी, तो ये है कहाँ के, जयपुर के, ठीक है, जयपुर अत्रौली घराना। तो इनके जो फाउंडर थे, ठीक है, इनके फाउंडर जो थे वो कौन थे, उस्ताद अलादिया खान, कौन, उस्ताद अलादिया खान, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, कौन थे, उस्तादिया अलाउद्दीन खान, ठीक। फिर इसके बाद इसमें भी कुछ नोटेबल एक्सपोनेंट्स थे, जैसे इसके अंदर एक थी केसरबाई, ठीक है ना, एक थी कौन, केसरबाई, केसरबाई आप याद रखोगे, ठीक है। एक था मल्लिकार्जुन मंसूर थे, किशोरी अमोनकर थे, ठीक, पंडित लक्ष्मण प्रसाद थे, और एक थे बंदे अली खान। ये कुछ इनके फेमस एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। फिर एक लास्ट घराने की मैं एक और बात करूंगा, वो है कौन सा, पटियाला घराना। पटियाला घराना के जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो थे उस्ताद फतेह अली खान, क्लियर है, और कौन थे, उस्ताद अली बख्श खान, क्लियर, ठीक है। और इनके में कुछ नोटेबल एक्सपोनेंट, मतलब जो फेमस थे, उनमें अगर हम बात करें तो एक थे बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अमानत अली खान, ठीक है। फिर उसके बाद एक थे बेगम अख्तर, और एक थी नैना देवी। तो ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो किससे रिलेटेड थी, पटियाला घराना से रिलेटेड थी। अब एक छोटे से अगर मैं कहूँ, चार और डिफरेंट टाइप के कथक घरानास थे। कौन से घरानास थे, कथक, मतलब जो कथक करते थे, कथक घराना के लिए फेमस थे, ठीक है। तो इसमें एक है लखनऊ का घराना, लखनऊ घराना, ठीक है, एक है जयपुर घराना, ठीक, एक है रायगढ़ घराना, कौन सा घराना, रायगढ़ घराना, और एक है बनारस, बनारस घराना, ठीक है ना। ये चार घराने जो हैं किसके लिए फेमस है, कथक के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भाई इनमें से ऐसे कौन है जो फेमस, मतलब क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा ऑड है, या ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से ऐसा कौन है जो कथक घराने के लिए फेमस नहीं है। तो कोई एक ऑप्शन में कोई दूसरा ऑप्शन रख देगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो 2022 में ज्यूरिच डायमंड लीग हुआ था सितंबर 2022 में, उसे किसने जीता था, उसे जीता था किसने, नीरज चोपड़ा ने जीता था। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इस 2022 की बात करूं, तो नीरज चोपड़ा जो थे हमारे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये लीग जीता। और आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा क्या करते हैं, भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। और उस टाइम पर इन्होंने कितना हिट किया था, 88.44 मीटर हिट किया था, ये आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। ये तो था 2022 का, जहां इन्होंने जीता, जहां इन्हें गोल्ड मिला। अब 2023 में भी क्या हुआ, डायमंड लीग हुआ, ठीक है, जहां पर जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने कितना फेंका था, 83.80 मीटर फेंका था, ठीक है। और यहाँ पर ये सेकंड हुए थे, क्लियर है, याद रहेगा, ठीक। तो अगर मैं इस 2023 के डायमंड लीग की बात करूं, ये है क्या,
देखो ये क्या होता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स होती है, एक क्या करती है, सीरीज करती है अलग अलग जगह पे, जिसमें टोटल 32 इवेंट होते हैं, ठीक है। और 2023 वाला जो था ये 14th सीरीज थी, 14वां नंबर का सीरीज था। तो इसमें अलग अलग चीज़ें रहती हैं, और ये क्या होता है, एक आउटडोर रहता है, मतलब ट्रैकिंग वगैरह, भागने का, इस तरीके का ट्रैक वगैरह रहेंगे, रनिंग रहेगी। तो इस तरीके का पूरा एक इनका क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें इस तरीके के पार्टिसिपेशन होते हैं, लाइक कोई भाला फेंक रहा है, कोई रेस कर रहा है, इस तरीके का, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं किसकी, नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा के कुछ गोल्ड मेडल वगैरह की हम बात कर लेते हैं, कहाँ पर उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। जैसे 2021 में क्या हुआ था, ओलंपिक गेम हुआ था। 2021 में क्या हुआ था, ओलंपिक गेम हुआ था, जो कहाँ हुआ था, टोक्यो, जो कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में हुआ, ठीक है। टोक्यो जापान, जहाँ पर इन्होंने क्या मिला, इन्हें क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला। और इन्होंने जो भाला फेंका था उस टाइम पर, उसकी जो दूरी थी 87.58 मीटर थी लगभग, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, ये पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि 2021 में ओलंपिक गेम जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, जहाँ पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, ठीक है। फिर उसी तरीके से 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, कहाँ हुई, बुदापेस्ट हंगरी में। कहाँ हुई, बुदापेस्ट हंगरी में, ठीक है। तो बुदापेस्ट हंगरी में भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला, और वहाँ पर इन्होंने 88.17 मीटर का भाला फेंका था, ठीक है। फिर 2023 में क्या हुआ, एशियन गेम्स हुए। एशियन गेम्स कहाँ हुए, ये हुए हांगझाऊ चाइना में हुए, हांगझाऊ चाइना में हुए। यहाँ पर भी इन्हें गोल्ड मिला, और यहाँ पर इन्होंने 88.88 मीटर का भाला फेंका था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें किसकी, 2024 में अभी रिसेंट में जो ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में इनको क्या मिला, ओलंपिक में इनको गोल्ड नहीं मिल पाया, इन्हें सिल्वर मिला। और ओलंपिक ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है, जहाँ पर इनको सिल्वर मिला। और इन्होंने फेंका कितना था, 89.45 मीटर फेंका था, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नीरज चोपड़ा से कनेक्ट करने के लिए याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कप ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। नहीं रिलेटेड है, देखो अगर मैं बात करूं, जैसे नाम से ही अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कौन कौन सी ट्रॉफी इंटरनेशनल है और कौन सी ट्रॉफी जो है हमारे डोमेस्टिक लेवल पे खेली जाती है, ठीक है। तो उसमें से एक दुरंत कप है, ठीक, जो डोमेस्टिक लेवल पे नहीं खेला जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे कप्स मैंने बताए थे। अब जैसे जो डोमेस्टिक लेवल पे नहीं खेले जाते हैं, जैसे एक कप हो गया, एसएस कप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक कप हो गया जिसको हम कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, क्लियर है, ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। एक कप हो गया जिसको हम कह रहे हैं चार मीनार चैलेंजर कप, ठीक, चार मीनार चैलेंजर कप हो गया। फिर एक हो गया जिलेट कप, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कप हैं, जिलेट कप हो गया। फिर एक हो गया विजडन ट्रॉफी। तो ये सारी लगभग फेमस कुछ ट्रॉफीज़ हैं जो इंटरनेशनल में खेली जाती हैं, ना कि डोमेस्टिक प्ले में। डोमेस्टिक प्ले की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सीके नायडू ट्रॉफ़ी हो गया, कोच बिहार ट्रॉफ़ी हो गया, देवधर ट्रॉफ़ी हो गया, रणजी ट्रॉफ़ी हो गया, दुलीप ट्रॉफ़ी हो गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कप हो गया, और उसके बाद ईरानी ट्रॉफ़ी हो गया, रानी झांसी ट्रॉफ़ी हो गया, विजय हजारे ट्रॉफ़ी हो गया। तो ये सारे कुछ ट्रॉफ़ीज़ हैं जो आपको याद रखने की ये डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले जाते हैं, ठीक है। और कुछ खास इसके अंदर नहीं है। चलो कुछ इम्पोर्टेंट क्रिकेट से जुड़ी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जैसे जो आपको पता नहीं होगी, ज़्यादातर बंदों को पता है कि एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से जुड़ा है, मेडन ओवर क्रिकेट से जुड़ा है, स्टैम्प्ड, एसिस, हैट्रिक, ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जैसे गुगली हो गया या गली हो गया, ये हो सकता है किसी को ना पता हो, गली हो गया, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डक हो सकता है किसी को ना पता हो, ये क्रिकेट से जुड़ा है, ठीक है ना। ड्राइव ये सब पता होगा आपको, विकेट कीपर, पिच, क्रीज, बॉलिंग, लेग क्रिकेट, हिट विकेट, बाउंसर, स्टोन बॉलिंग, ये सारी चीज़ें किसकी हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, किसकी, क्रिकेट की हैं। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। देखो स्पोर्ट्स की एक पीडीएफ है, वो
क्या कहते हैं तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पे है, आप स्पोर्ट्स सर्च करोगे पूरा डिटेल्ड में मिल जाएगा ये सब, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं कि कौन सी टीम में कितने प्लेयर होते हैं जो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे बेसबॉल हो गया, बेसबॉल में याद रखोगे आप कि कितने प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। रग्बी बहुत तगड़ा गेम है, अगर आपने देखा होगा तो एक बॉल लेकर भागते रहते हैं, ठीक है ना, लाइन पार करनी होती है। रग्बी में कितना प्लेयर होते हैं, 15 प्लेयर होते हैं। अब उसी की तरह पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, 4 प्लेयर होते हैं। फिर आता है खो में कितने प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, कबड्डी में कितने होते हैं, कबड्डी वाला तो हमें पता होना चाहिए, अपना राष्ट्रीय मतलब खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूलों में भी खेलते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। फिर उसके बाद बात करें अगर जैसे हॉकी की, फुटबॉल की, क्रिकेट की, इन सब में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं। और जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया या नॉर्मल टेनिस हो गया, तो इसमें अगर सिंगल प्लेयर चल रहा है तो 1, और अगर डबल प्लेयर चल रहा है तो 2 बंदे खेलते हैं। उसी तरीके से लास्ट जो है वो है बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। तो ये प्लेयर पूछ सकता है, कई बार पूछता भी है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तानी रामचंद्रा हेगड़े या हेज, क्या कहते हैं इसको, आई थिंक, मुझे नहीं पता, वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस, इनमें से किस से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, यक्षगान डांस से एसोसिएटेड है। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, ये एक बाउंसर है, नहीं याद रहता, इतना हमको नहीं याद हो पाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे ये यक्षगान की बात करूं, ये आप याद रखोगे चित्तानी रामचंद्र किससे ये एसोसिएटेड है, यक्षगान डांस से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जैसे यक्षगान की अगर मैं बात करूं, यक्षगान, तो ये यक्षगान जो है इसका मतलब होता है, ये यक्ष जो है इसका मतलब होता है नेचुरल स्पिरिट, ठीक है ना, क्या है, नेचुरल स्पिरिट्स। तो नेचुरल स्पिरिट से रिलेटेड सॉन्ग, इस तरीके का कुछ इसका क्या है मतलब, अगर आप इसका मीनिंग देखो तो इस तरीके का मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो गाना होता है या जो भी है वो इस तरीके से ही गाया जाता है। तो ये जो यक्ष मतलब हमारे जो चित्तानी रामचंद्र थे, ये फेमस है, इनका एक स्टाइल है, ठीक है ना। तो ये स्टाइल जो है वो क्या है, यक्षगान चित्तानी स्टाइल है। ठीक है, इसलिए ये फेमस है, और ये चित्तानी घराना से है और इसलिए भी ये फेमस है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं चित्तानी रामचंद्रा की, इनको क्या मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन आगे बन सकता है कि कौन ऐसे हैं जो यक्षगान डांस से रिलेटेड हैं, मतलब यक्षगान डांस करते हैं और जिनका स्टाइल यक्षगान है, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड 2012 में मिला हुआ है। तो ये आप ध्यान रखोगे। और ये जो यक्षगान की अगर मैं बात करूं, ये यक्षगान जो है ये एक्चुअल क्या है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि ना, जैसे थिएटर्स होते हैं, जैसे थिएटर आपने देखे होंगे कि जैसे नाटक वगैरह होते हैं ना, जैसे देखो डांस के कई तरीके के रूप हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे थिएटर में करने वाला डांस है। और ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ कौन कौन से स्टेट में स्पेशली देखा जाता है, ये देखा जाता है कर्नाटका में और कुछ पार्ट केरला के, वहाँ पर ये यक्षगान जो है देखा जाता है, मतलब थिएटर किया जाता है, उसमें ये मिलता है। ठीक है, ठीक, और कुछ है नहीं इसके अंदर जानने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइडल ऑफ विच 3 गॉड्स आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथ टेम्पल पुरी। कह रहा है कि जो जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, पुरी उड़ीसा में है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें जो 3 गॉड हैं उनका नाम क्या क्या है, उनका नाम है जगन्नाथ है तो जगन्नाथ रह गई, बालाभद्रा एंड सुभद्रा। ठीक है, तो जगन्नाथ जी की अगर मैं बात करूं, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, कहने का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इनके नाम का मतलब ये है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स के भगवान हैं। और अगर मैं इन जगन्नाथ की बात करूं तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसके फॉर्म है, मतलब किन का रूप है, ये हैं विष्णु जी के रूप है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा, बालाभद्रा की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इनके भाई हैं, और क्या है, वाइट कलर्ड भाई हैं, वाइट कलर्ड ब्रदर हैं। ये आप याद रखोगे, वाइट कलर में रहते हैं।
ठीक है ना। और उसी तरीके से सुभद्रा की बात करूं तो ये क्या है, येलो कलर्ड ब्रदर है, क्या है, येलो कलर्ड ब्रदर है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अगर मैं इस जगन्नाथ टेम्पल के आर्किटेक्चर की बात करूं, जैसे कोई भी टेम्पल बनता है या कुछ भी बनता है तो उसका एक आर्किटेक्चर होता है, तो ये क्या, कौन सा आर्किटेक्चर है, ये है कलिंगा आर्किटेक्चर, याद रखोगे आप, कलिंगा आर्किटेक्चर, कलिंगा वॉर, कलिंगा आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अगर इस जगन्नाथ में जो मेन टेम्पल्स हैं वो पूछूं कि किसने बनवाए थे, तो आप याद रखोगे वो बनवाए थे किसने, अंतवर्मन ने, अंतवर्मा, अंतवर्मा ने बनवाए थे। क्लियर है, किसने बनवाए थे, अंतवर्मा ने बनवाए थे। और ये जगन्नाथ टेम्पल किस लिए फेमस है, आपको पता है कि रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रथ यात्रा कहाँ, किसके लिए फेमस है, उड़ीसा में होती है रथ यात्रा। ये एक एनुअल रथ यात्रा होती है जहाँ पर क्या होता है कि एक रथ होता है जिनको खींचा जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए ये फेमस है, फेमस फॉर इट्स एनुअल रथ यात्रा, ठीक है। और इन तीनों, ये तीनों उसमें बैठे होते हैं, उसको खींचा जाता है। अगर मैं उड़ीसा में ही बात करूं कुछ फेमस और टेम्पल्स की, तो एक यहाँ पर फेमस टेम्पल है जो है कोणार्क सन टेम्पल। क्लियर है, कोणार्क सन टेम्पल। तो अगर मैं इस टेम्पल की बात करूं, ये किसको डेडिकेटेड है, सन को डेडिकेटेड है, सूर्य देव को डेडिकेटेड है। और ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था नरसिम्हादेवा ने। किसने बनवाया था, ये नरसिम्हादेवा ने, नरसिम्हादेवा फर्स्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। और ये कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में कहाँ पे है, ये पुरी में ही है। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद एक टेम्पल और है यहाँ पर जिनको कहते हैं लिंगा राजा टेम्पल, जो क्या है, लिंगा राजा टेम्पल। ये लिंगा राजा टेम्पल जो है ये शिव जी को डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। और ये टेम्पल कहाँ पर है, ये टेम्पल है भुवनेश्वर में, ठीक है, कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। फिर उसके बाद एक और टेम्पल है जिसको हम कह रहे हैं ब्रह्मेश्वरा। क्या है, ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अन्ना चैंडी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज ए जज एट ए हाई कोर्ट वॉज अपॉइंटेड इन विच हाई कोर्ट। कह रहा है कि अन्ना चैंडी, सबसे पहली बात फेमस नेम अन्ना चैंडी, ये सबसे पहली जज बनी थी जो किसी हाई कोर्ट में अपॉइंट हुई थी। तो कौन से हाई कोर्ट में अपॉइंट हुई थी, ये आपको याद रखना है, ये केरला में अपॉइंट हुई थी। और ये कब अपॉइंट हुई थी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या बन सकता है, ठीक है ना। तो ये 9 फेब 1959 में अपॉइंट हुई थी, ये आपको याद रखना है, एटलीस्ट सन 1959, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट फीमेल जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी वो कौन थी, ये सभी को पता होगा, वो थी क्या, फातिमा बीबी। कौन थी, फातिमा बीबी। लेकिन कब बनी थी ये नहीं याद होगा बहुत बंदे को, तो ये मैं बता देता हूँ, ये बनी थी 6 अक्टूबर 1989 को। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट जज, हमारे फर्स्ट जज जो बने थे सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस के बाद, वो कौन थे, हीरालाल कानिया या फिर हीरालाल जयकुसान दास कानिया, ठीक है, या फिर आप सिंपल HJ कानिया याद कर सकते हो, HJ कानिया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी के रिसेंट जो है 51वें 51st करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है, वो अभी रिसेंट बने हैं, वो है संजीव खन्ना। कौन है, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, ठीक है ना। कब बने हैं, अभी बने हैं, नवंबर में बने हैं, नवंबर 11 तारीख को। क्लियर है, तो ये आप याद रखोगे। हाँ, पेपर जो है वो पुराना पूछ रहा है, तो पेपर आपसे पूछेगा अगर, तो हो सकता है वो 50वां पूछे, ठीक है ना। तो 50 में कौन थे, वो थे धनंजय यशवंत चंद्रचूड, धनंजय यशवंत चंद्रचूड, ठीक है, नाम याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ कबड्डी टीम। 7 हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, ठीक। तो कबड्डी की टर्मिनोलॉजी वैसे तो पूछता नहीं है, फिर भी मैं बता दूं क्या क्या होता है। जैसे ऑल आउट एक टर्म है, कबड्डी में भी यूज़ होता है। सेंटर कबड्डी में यूज़ होता है, ठीक है। कॉर्नर कबड्डी में यूज़ होता है। कवर कबड्डी में यूज़ होता है। डैश कबड्डी में यूज़ होता है। डू और डाई रेड, डू और डाई रेड कबड्डी में यूज़ होता है। एम्प्टी रेड
इम्प्टी रेड कबड्डी में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद गोल्डन रेड कबड्डी में यूज़ होता है। इम्प्टी लॉबी कबड्डी में यूज़ होता है, ठीक है ना। लोना कबड्डी में यूज़ होता है। टैग कबड्डी में यूज़ होता है। स्ट्रगल कबड्डी में यूज़ होता है, ठीक है। तो कुछ ये वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। लता मंगेशकर वाज ऑनर्ड विथ द भारत रत्न इन द ईयर ऑफ। देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, पहला क्वेश्चन ही यही था। लता मंगेशकर को कब अवार्ड मिला था? 2001 में अवार्ड मिला था। मैं छोटा सा फिर से इसका रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको, उनको और क्या क्या मिला था। भारत रत्न इंपॉर्टेंट है तो भारत रत्न ही पूछता है वैसे। 2001 में जो उनको मिला था, उनको पद्मा विभूषण मिला था, 1999 में मिला था, ठीक है ना। उनको पद्मा विभूषण हो गया और पद्मा भूषण उनको मिला था 1969 में। ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है पद्माश्री। पद्माश्री जो है भारत का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, याद रहेगा। अगर मैं बात करूं भारत रत्न की, भारत रत्न जो मिलता है उसका जो मेडल होता है, उसकी जो लीफ होती है वो क्या होती है? पीपल की लीफ होती है। उसके बीच में क्या होता है? सन बना हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है भारत रत्न, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है, ठीक है। उसके रिवर्स साइड में हमारा नेशनल मोटो रहता है, सत्यमेव जयते, वो लिखा रहता है। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है बताने वाला। और लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है, जो 1989 में मिला है। और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड किन्हें मिलता है? किसी ने भी अगर इंडियन सिनेमा के डेवलपमेंट ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन किया होता है तो उन्हें ये दिया जाता है, ठीक है, ठीक। और इन अवार्ड्स की बात करें, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मा भूषण, विभूषण, ये जो है भारत रत्न, इन सब की स्टेब्लिशमेंट चालू हुई थी 1954 से, ये सब देना चालू हुए थे। और सबसे पहला जो मिला था ये सी राजगोपालाचार्य को, एस राधाकृष्णन को और सी बी रमन जी को मिला था। ये आप ध्यान रखोगे। 49 क्वेश्चन 49 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कब इस्टेब्लिश हुआ? 1954। देखो एक क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है पहले, उसमें ये पूछा था कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ था। तो मैंने कहा था कि मणिपुर में ज़्यादातर चीज़ें जो रहेंगी वो इम्फाल में ही रहती है, क्योंकि उनकी 70-80% जनता जो है वो इम्फाल में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वहाँ पर मैंने बताया था कि ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1954 में। देखो यहाँ क्वेश्चन भी 1954 का बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारी ऐसे एकेडमीज़ हैं जिनके पूछ सकता है, जैसे मान लो कि दर्पणा एकेडमी हो गया। ये पूछ सकता है कि ये जो दर्पणा एकेडमी है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आर्ट्स परफॉर्म करती है। तो दर्पणा एकेडमी जो है वो है अहमदाबाद गुजरात में सिचुएटेड है, क्लियर है, ठीक। फिर उसके बाद एक पूछ सकता है आपसे कि अखिल भारतीय गंधर्व, अखिल क्या पूछ सकता है? अखिल भारतीय गंधर्व जो है ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये है मुंबई में। इसका जो मेन सेंटर है वो है कहाँ? मुंबई में है, ठीक है। ऐसे ही एक पूछ सकता है कि गांधी सेवा सदन कहाँ पर है? केरला में है, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछ सकता है। इसकी मैं पूरी लिस्ट पीडीएफ में दे दूंगा, पिछले स्टैटिक की पीडीएफ नहीं दी है, इसकी और पिछले की एक साथ मर्ज करके आपको दे दूंगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या? पौष मेला इज़ ए यूनिक फेस्टिवल जो कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। देखो पौष मेला की अगर मैं बात करूँ, ये वैसे स्पेशली शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, बाकी पूरे वेस्ट बंगाल में ही मनता है। और ये क्या होता है कि जो हार्वेस्टिंग सीजन आने वाला होता है उसकी बिगिनिंग इस मेले से होती है, पौष मेला से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये हार्वेस्टिंग की बिगिनिंग के टाइम पर इनमें से कौन सा मेला लगता है या सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिसंबर का इसका लगभग टाइमिंग रहता है, दिसंबर के आसपास रहेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पौष मेला है, ठीक है ना, तो इसका आप देख सकते हो कि
मतलब इससे रिलेटेड और क्या क्या पूछ सकता है, तो इससे रिलेटेड देखो वेस्ट बंगाल में कुछ खास वैसा नहीं है। एक यहाँ पर आपको मिल सकता है रास मेला, ठीक है। रास मेला की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन होती है ना उस दिन ये मेला मनाया जाता है, ये भी वेस्ट बंगाल का है। एक ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ये है गंगा सागर मेला। ये क्या है, गंगा सागर मेला। ये कहाँ होता है, गंगा सागर मेला जो है मकर संक्रांति, क्या मकर संक्रांति के टाइम पर लगता है या मनाया जाता है गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के टाइम पर। और ये मकर संक्रांति कब होती है, जो माघ मास होता है, माघ मास, क्योंकि कई बार माघ मास मतलब मंथ पूछता है हिंदी वाला। तो जो माघ मास होता है उसका जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे के दिन मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है और गंगा सागर मेला भी तब से ही लगता है। और ये कहाँ लगता है, जो हमारा सागर आइलैंड है, मतलब जहाँ से वे ऑफ बंगाल जो सारी खाड़ियाँ हैं वगैरह गिरती हैं, सागर द्वीप जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ये मेला लगता है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा पाया हूँगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बढ़िया लगे तो भाई शेयर कर दो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इन वीडियोज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही कराऊँगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।